अब 5.2 रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम रिस्क असेसमेंट देखेंगे। अब रिस्क असेसमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसके अंदर डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी या मेमोराइजेशन देखेंगे तो ये लेक्चर है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी और उसे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब रिस्क असेसमेंट होती क्या है? रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करती है, एवेल्यूएट करती है, प्रायोरिटाइज करती है आपके रिस्क को, ताकि आप बेहतर समझ सकें कि आपके पोटेंशियल रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को क्या है। अगेन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क एवेल्यूएशन है, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन है, कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन है और एक्शन प्लान है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो गई कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी वैल्यूएशन हो गई कि आप उसे किस तरह असेस कर रहे हैं, सिवियरिटी उसकी, लाइक्लीहुड क्या है। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन क्या है कि रैंक करेंगे रिस्क को बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। अब आपकी जो फायरवॉल्स वगैरह हैं वो अक्सर आपको इसके ऊपर बता रही होती हैं कि आपका रिस्क लेवल इसके ऊपर क्या है। कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाई करती हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को और उसकी इफेक्टिवनेस को, और फिर एक्शन प्लान डिफाइन किया जाता है कि जिसके अंदर हम स्ट्रेटजीज़ वगैरह देखते हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब रिस्क प्रोसेसेस क्या होते हैं? रिस्क प्रोसेस होता है एक सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉलोड किए जाते हैं जो कि मैनेज करते हैं रिस्क को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक फाइनेंशियल फर्म है जो कि फॉलो कर रही है स्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रोसेस एंड हैंडल द मार्केट फ्लक्चुएशंस। जो भी हो रही हैं उसे आप किस तरह मैनेज करेंगे, वो सक्सेसफुली फर्म इम्प्लीमेंट करेगी, मिटिगेट करेगी इम्पैक्ट और उसका जो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की जाएंगी। अब उसके अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो गई, असेसमेंट, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अब रिस्क असेसमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपके रिस्क कितने फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं उसे आप देखेंगे और उसके हिसाब से आप इफेक्टिव पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। अब एक आईटी कंपनी क्वार्टरली यानी हर 4 महीने के बाद कोई भी रिस्क असेसमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करती है कि जो भी मार्केट की डिमांड्स हैं, जो भी सिक्योरिटी पोस्चर ऑर्गेनाइजेशंस का या मार्केट में चेंज हो रहा है, आप उसे किस तरह देखेंगे ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप टू मार्क हो, उनके सिक्योरिटी प्रिंसिपल सारे प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो, ताकि आप किसी भी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली देख सकें। रिस्क एनालिसिस के अंदर हम एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी नेचर क्या, उसका कॉज क्या, उसके पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसके अंदर हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है, फिर हमारा सिनेरियो एनालिसिस भी है और रूट कॉज एनालिसिस भी है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस ये है जिसके अंदर हम असेस करते हैं रिस्क को बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड एक्सपर्ट जजमेंट, कि हमारा एक्सपर्ट जजमेंट ये है कि ये सिस्टम्स फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसकी ये रीजंस हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम मेजर करते हैं रिस्क को यूजिंग द न्यूमेरिकल मेथड्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव क्वांटिटी नंबर से आया है, जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि पिछले साल में इतनी दफ़ा ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो अब हमें अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक चीज़ के ऊपर अटैक आ रहा है। सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस है कि हम एवेल्यूएट करते हैं रिस्क ऑफ एक्सप्लोरिंग पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज़ के हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, मे बी हमें बेटर सिस्टम्स की ज़रूरत हो तो हम उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। रूट कॉज एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉजेज़ ऑफ रिस्क, के कोई अगर प्रॉब्लम आई थी तो उसकी रूट कॉज क्या थी और उसे हमने किस तरह हैंडल करना है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को यहाँ पे ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं, जो कि रिस्क है। मेथड इवैल्यूएटिंग रिस्क बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने कहा था, उसका लाइक्लीहुड, एक्सपर्ट जजमेंट और नॉन न्यूमेरिकल मेथड। जैसे रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो गई, आइडेंटिफाई कर लिया, उसका इम्पैक्ट हमने असेस कर लिया, लाइक्लीहुड उसका देख लिया कि क्या क्या कुछ है, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन देख ली और रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स देख ली कि इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करके किसी भी चीज़ का रिस्क फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस टॉपिक की मैं बात कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब फार्मूलाज आना शुरू होंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व करता है जो कि न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट को या उसके लाइक्लीहुड को मेजर करते हैं ताकि हम देख सकें कि उसका ऑब्जेक्टिव और प्रिसाइज असेसमेंट क्या है।
फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो कंडक्ट कर रही है किसी भी किस्म का क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, जिसके अंदर वो इवेल्यूएट करेंगे पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट मार्केट, उसकी वॉलेटिलिटी या उसके पोर्टफोलियो के ऊपर क्या होगा। उसके अंदर हम बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि उन्हें मॉनेटरी लॉसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, मार्केट सिनेरियोज़ हैं, फर्म की परफॉर्मेंस है और उसके डाउन टर्न्स वगैरह, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हम उसके ऊपर एक नंबर निकालते हैं कि लाइक्लीहुड ये है कि हमारे जो नए इम्प्लीमेंटेड सिस्टम्स हैं वो फेल हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें बेटर डिसीजंस लेने होते हैं। अब ये स्लाइड जो है इस पूरी डोमेन के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको SLE आएगा वहाँ पे क्वेश्चन, जिसके अंदर सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी है। अब वो किस तरह कैलकुलेट आपने करनी है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया। अब इस चीज़ को आपको ख़ुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। SLE क्या होती है, ये क्रिएट करती है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी लॉस फॉर ए सिंगल रिस्क इवेंट, कि एक रिस्क इवेंट है, अगर उसके अंदर मॉनेटरी लॉस होता है तो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। अब उसके अंदर ये होता है कि एक हमारे पास यहाँ पे एक्सपोज फैक्टर होता है, एक हमारे पास एसेट वैल्यू होती है। अब एसेट वैल्यू जैसे 100,000 है, एक्सपोजर फैक्टर जो था हमारा 0.5 था, तो हमारा जो SLE है जो कि सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी है, वो हम करेंगे 100,000 जो कि उसकी एसेट वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय उसका जो एक्सपोजर फैक्टर था, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई कि हमारा सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी जो है वो 50,000 है। इसके बाद आता है एनवलाइज्ड रेट ऑफ अकरेंसेस, ARO। अब ये चीज़ें आपको बाय हार्ट मेमोराइज करनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा। अब एस्टिमेट करता है कि हाउ ऑफन ए रिस्क इवेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू अकर, कितना फ्रीक्वेंटली कोई भी रिस्क इवेंट अकर हो सकता है। उसके अंदर नंबर ऑफ़ अकरेंसेस हम उसकी एक साल के अंदर निकालेंगे, जैसे कि 5 है तो उसकी वो नंबर ऑफ़ अकरेंसेस जो हैं वो 5 से लिख देंगे। एनुअलाइज लॉस एक्सपेक्टेंसी क्या है, कैलकुलेट करता है एक्सपेक्टेड एनुअल लॉस रिस्क। अब वो आ गया हमारा SLE जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, और ARO कि SLE जो हमने निकाला था जो सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, और साल में कितनी दफ़ा हुआ, जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसकी फिगर आ जाएगी। फिर हमारे पास आता है वैल्यू एट रिस्क जो कि मेजर करता है पोटेंशियल लॉसेस को, वैल्यू उसकी ऑन एसेट्स और पोर्टफोलियो ओवर डिफाइंड पीरियड ओवर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर क्या होगा उसका यहाँ पे फार्मूला दिया है, आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करता है एवरेज वैल्यू व्हेन द फ्यूचर इंक्लूड द सिनेरियोज दैट मे नॉट हैपन। लेकिन आपको एक एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू किसी भी चीज़ की निकालनी होती है तो उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास EMV आ जाए। फिर हमारे पास होता है एक्सपोजर फैक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ लॉस दैट इज स्पेसिफिक एसेट कुड सफ़र इन द रिस्क इवेंट, कि अगर कोई रिस्क हो गया तो आप उसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की वैल्यूज़ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो कि हमने पीछे दी थी उसके फार्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है एस्टिमेटिंग दी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अल्टरनेटिव्स। ये हमें हेल्प करता है डिटरमिन करने के लिए कि बेस्ट अप्रोच क्या है इन ऑर्डर टू अचीव द बेनिफिट्स इन प्रिजर्विंग द सेविंग्स। अब सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी आप कैलकुलेट करते हैं आपकी एसेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर फैक्टर, तो आपके पास सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी। एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न देखना है तो नंबर ऑफ अकरेंसेस आ गए। एनुअलाइज लॉस एक्सपेक्टेंसी देखनी है तो आपने SLE इंटू ARO कर दिया इन दोनों को, और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के हिसाब से आ गई। अब ये मैंने एक रियल टाइम एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप किस तरह करेंगे। यहाँ पे एक कंपनी है कंसिडर इन्वेस्टिंग इन द न्यू सिस्टम टू प्रिवेंट द डेटा ब्रीच, उसके अंदर उसकी सिक्योरिटी के सिस्टम के ऊपर 30,000 का उन्हें कॉस्ट आ रही है। अब कंपनी को डिटरमिन करना है कि इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है कि नहीं, और आपकी पोटेंशियल सेविंग्स और आपके डेटा ब्रीचेस को उसे वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको वही जो फार्मूलाज मैंने पहले यूज़ किए थे वो यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने आउटपुट निकाल के दिखाई है। मेक श्योर कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके पास जब भी अगर पूछा जाए SLE कैसे कैलकुलेट करना है, आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप वो वहाँ पे कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसकी जस्टिफिकेशन मैंने जो पहले एग्जांपल दी थी वो यहाँ पे दे दी है कि एसेट वैल्यू 500,000 थी, एक्सपोजर फैक्टर आपका 0.6 था, सिंगल लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 300,000 हो गई, फिर एनुअलाइज्ड रेट ऑफ अकरेंस आ गई 0.2, एनुअलाइज्ड लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी आ गई 60,000,
तो एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम 30,000 और बेनिफिट और सेविंग आपका 30,000 आ गया। तो वो फार्मूले यूज़ करते हुए आपको ये फिगर 30,000 कैसे आएगी वो यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस हो गया है। ये हमारे सारे कीवर्ड्स थे इस लेक्चर के अंदर। होपफुली आपने ये कवर कर लिए होंगे। इस तरह हम रिस्क असेसमेंट करते हैं इन आवर रिस्क मैनेजमेंट।